सेकंड जो चैप्टर है वो है आपके एक लर्नर की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकती हैं। इससे पहले वाले में आपने टीचिंग के संग रिलेटेड कुछ बेसिक्स कंसेप्ट और उसके टाइप्स को हमने जान लिया है। अब हम इसके अंदर बात करने जा रहे हैं कि जो लर्नर यानी एक टीचर जब पढ़ाने जा रहा है तो आपके सामने जो भी आपके शिक्षार्थी है, आपके जो भी बच्चे बैठे हैं, उन लर्नर की क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं। तो चलिए इसको समझते हैं। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन पार्ट हम क्लियर करते हैं। तो लर्निंग साइकोलॉजी जो होती है वो इस बात पर फोकस करती है कि स्टूडेंट यानी जो भी आपके शिक्षार्थी है वो नॉलेज को कैसे एक्वायर यानी आपसे कैसे वो उस नॉलेज को अर्जित कर रहे हैं और उस पर वो कैसे प्रोसेस कर रहे हैं, साथ ही वो उस नॉलेज को कैसे अपने पास उसको बनाए रखते हैं। सिंपल सी भाषा में समझिए कि आपको यहां पर अगर बात करते हैं कि लर्निंग साइकोलॉजी क्या है, तो आप बताएंगे कि लर्निंग साइकोलॉजी जो होती है उसका मेन फोकस होता है कि जो एक स्टूडेंट होता है वो एक टीचर से किस प्रकार से वो चीजें सीखता है, उसके बाद में वो किस प्रकार से उस पर प्रोसेस करता है और किस प्रकार से उसको बनाए रखता है अपने पास में। ये चीज लर्निंग साइकोलॉजी के अंदर पते करते हैं। हर स्टूडेंट एक जो है वो यूनिक होता है और इस बात पर उस पर उसकी जो एज, सोशियो कल्चर बैकग्राउंड और उसकी इंडिविजुअल डिफरेंसेज का डीप इंपैक्ट पड़ता है। यानी आपके पास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं आपकी क्लास के अंदर, वो हर स्टूडेंट अलग अलग कल्चरल से हो सकता है, अलग अलग एज का हो सकता है, कुछ हाइट में बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ किसी मान लीजिए कि कोई अलग कल्चर से आ रहा है, कोई अलग कल्चर से आ रहा है, तो सभी अलग अलग कल्चर वाला हो सकता है। उनके जो फैमिली जो प्रोग्राम होते हैं वो अलग हो सकते हैं। हर चीज के अंदर उनके अंदर कुछ ना कुछ यूनिक जरूर होगा आपके। अब हम यहां पर बात करते हैं कि जो यहां पर चीजें मैंने रखी थी, एक्वायर, प्रोसेस और रिटेन, ये क्या होती हैं। तो एक्वायर का मतलब होता है कि नॉलेज या स्किल को प्राप्त करना, क्या कहलाता है, एक्वायर करना। ठीक है। जैसे अगर बात करूं सेकंड की, तो वो है आपका प्रोसेस का मतलब है कि जो भी इंफॉर्मेशन उनके माइंड में गई है उसको वो किस प्रकार से एनालाइज करते हैं। लाइक आपने उनको बोला कि 2+2 × 2, ठीक है, या 2+2 × 6, तो इसको वो किस प्रकार से अपने माइंड के अंदर इसको प्रोसेस कर रहे हैं, तो ये चीज आपकी इसके अंदर आ जाती है। ठीक है। तो वो किस प्रकार से उस प्रोसेस को एनालाइज और ऑर्गेनाइज करते हैं, ये चीज हम यहां पर पता करते हैं। चलिए लास्ट हम बात करते हैं थर्ड, जो कि है रिटेन। रिटेन का मतलब है कि जो भी लर्नड इंफॉर्मेशन है उसको वो मेमोरी के अंदर होल्ड करके रखते हैं। यानी एग्जाम में जैसे मान लो कि आज आप उनको चैप्टर पढ़ा रहे हैं, आप बोलेंगे कि आने वाले बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो उसको माइंड के अंदर कुछ स्पेशल फॉर्म में उसको या किसी ना किसी वे से क्या करेगा, वो उस टाइम तक क्या करेगा, याद करके रखेगा। तो ये जो जानकारी होती है वो आपके किसके अंदर आती है, रिटेन के अंदर आती है। एक टीचर को पता होना चाहिए कि 10th क्लास का स्टूडेंट एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट यानी अमूर्त अवधारणाओं को समझ सकता है, जबकि 5th क्लास का स्टूडेंट सिर्फ कंक्रीट एग्जाम्पल यानी सिर्फ ठोस उदाहरणों से ही सीखता है। और ये हमने लास्ट जो है पार्ट के अंदर भी देखा था कि भाई किस प्रकार से जो है एक एज भी जो है आपके यहां पर मैटर करती है। देखो कम एज वाला जो बच्चा है, एकदम छोटी एज का बच्चा, वो रैपिडली फिजिकल ग्रोथ कर रहा है, लेकिन ध्यान रखना वो उसकी मेमोरी पावर जो होती है वो ज्यादा स्ट्रांग नहीं होती है। चलिए आगे बात करते हैं एज और आपकी इसकी कैरेक्टरिस्टिक को लेकर, आयु और इसकी क्या क्या विशेषताएं हो सकती है। अब इनके अंदर और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे आप। तो पहला जो ग्रुप ए है उसके अंदर आपके चाइल्डहुड रखा जाता है, जो कि आपके 6 से लेकर 12 साल के बच्चे होते हैं। इनको अपन बाल्य अवस्था के नाम से जानते हैं। ये जो बच्चे होते हैं 6 से 12 साल के ग्रुप के, इनका फिजिकल ग्रोथ जो होता है वो तेज होता है और इनकी क्यूरोसिटी यानी इनको कुछ ना कुछ चीजें जानने का जो क्यूरोसिटी है वो बहुत पीक लेवल पे होता है। ठीक है। मेमोरी इनकी स्ट्रांग होती है, लेकिन रीजनिंग पावर इनकी कम होती है। देखो 3-4 चीजें जो है, जैसे फिजिकल ग्रोथ उनका तेज होता है, उनके माइंड में एनी टाइम किसी न किसी चीज को समझने को लेकर यहाँ पर क्यूरोसिटी भी अच्छी होती है, उनके हाई लेवल पे होती है। मेमोरी याद रखने की जो क्षमता होती है वो भी अच्छी होती है, लेकिन वो तर्क नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखना। इनकी तर्क क्षमता, रीजनिंग के कंसेप्ट इनके क्लियर नहीं होते हैं, ध्यान रख लेना। ठीक है। अब एजुकेशनल इंप्लीकेशंस की बात करें अगर हम यहाँ पर, तो देखिएगा गेम, पिक्चर्स और स्टोरीज का उपयोग टीचिंग के लिए कर सकते हैं। यहाँ पर जब भी आप ऐसे बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं 6 से 12 साल के बच्चों को, तो आप इसके लिए कुछ गेम्स या फिर कुछ पिक्चर्स या फिर कुछ स्टोरीज का यूज कर सकते हैं इनको कंसेप्ट को याद कराने के लिए। रोट लर्निंग को एनकरेज किया जा सकता है। यहाँ पर रोट लर्निंग, ये लोग रटने का कंसेप्ट इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा इस ग्रुप वाले बच्चों में। सेकंड की बात करेंगे तो बी, जो कि आपका है एडोलसेंस। एडोलसेंस के अंदर आपके 13 से 18 साल के बच्चे आपके आते हैं, जिनको अपन किशोरावस्था के नाम से जानते हैं। ये इमोशनली इंस्टेबल यानी भावनात्मक अस्थिरता और आइडेंटिटी क्राइसिस यानी जो भी प्रॉब्लम आती है उनको ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग यानी अमूर्त सोच और क्रिटिकल रीजनिंग यानी आलोचनात्मक तर्क भी ये डेवलप कर सकते हैं, ध्यान रखना। पीयर ग्रुप का इन्फ्लुएंस, ठीक है, पीयर ग्रुप का इन्फ्लुएंस सबसे डीप होता है, इसलिए ग्रुप एक्टिविटी को यहां पर आप प्रमोट कर सकते हैं। इस एज के जो ग्रुप के बच्चे होते हैं, इस एज के जो बच्चे होते हैं वो आपके ग्रुप एक्टिविटीज में ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, ध्यान रखिएगा। उन्हें यहां पर
प्रॉपर गाइडेंस की भी जरूरत होती है। आगे देखें जो कि है अडल्टहुड। अडल्टहुड यानी जिसको आपको प्रौढ़ अवस्था के नाम से जानते हैं, इनका एज ग्रुप 18+ ईयर का होता है। ये सेल्फ डायरेक्टेड यानी स्वनिर्देशित होते हैं और लर्निंग को लाइफ एक्सपीरियंस से रिलेट करते हैं। ठीक है, लर्निंग का मोटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग या करियर गोल से इनके लिए जुड़ा होता है। जब भी आप इनको समझा रहे हैं, इनके लिए अगर मोटिवेशन अच्छा किया जाए तो ये और उन चीज़ों को बेटरली याद कर सकते हैं, याद समझ सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको इसके अंदर ध्यान रखनी है। ये एज ग्रुप होता है आपका 6 से 12 का। ठीक है, इसके बाद में आपको मैंने बताया 13 से 18 जो कि किशोरावस्था होता है। 18+ वाले जो है अडल्टहुड के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो इनके लिए यहाँ पर आपके टीचिंग को प्रैक्टिकल, रिलीवेंट और एक्सपीरियंस बेस्ड होना चाहिए इनके लिए, यानी इनको ज़्यादा प्रैक्टिकल बेस पर याद करवाना चाहिए। इन्हें एंड्रोगोजी की जरूरत होती है, यानी प्रौढ़ शिक्षा शास्त्र की जरूरत होती है। अब हम बात करते हैं एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकती हैं, शैक्षणिक विशेषताएं क्या हो सकती हैं। तो ये विशेषताएं स्टूडेंट के लर्निंग के तरीके को बताती हैं। जो भी अभी हम बात करेंगे नीचे, ये जो आपकी विशेषताएं होंगी वो एक स्टूडेंट के लर्निंग के वे को एक्सप्लेन या डिस्क्राइब कर रही होगी। पहला हम बात करते हैं जिसको प्रायर नॉलेज के नाम से जानते हैं, यानी पूर्व ज्ञान की बात करते हैं। प्रायर नॉलेज क्या होता है, पूर्व ज्ञान क्या होता है, उसको समझिए। जो नॉलेज, ठीक है, इसकी डेफिनेशन है, जो नॉलेज और स्किल स्टूडेंट ने न्यू टॉपिक से पहले सीख लिया है, जो टॉपिक है उसको समझने से पहले उसको सीख लिया है, तो ये जो होता है वो आपके किसके अंदर आता है, प्रायर नॉलेज के अंदर आता है। इंप्लीकेशन की बात करें इसके अंदर, तो टीचर को हमेशा टीचिंग की शुरुआत प्रायर नॉलेज को टेस्ट करके करनी चाहिए। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ नॉन टू अननोन के बारे में बात की जा रही है, यानी जब आप स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं तो पहले आप कोशिश करें कि क्या उनको इस टॉपिक के बारे में पहले से कुछ पता है या नहीं है। तो ये चीज़ आपकी प्रायर नॉलेज के अंदर आ जाती है। प्रिंसिपल ऑफ नॉन टू अननोन इसको कहा जाता है। सेकंड अगर बात करें जो कि आता है लर्निंग स्टाइल, यानी सीखने की जो शैली है उसको लेकर, तो वहाँ यूनिक तरीका जिसमें स्टूडेंट सबसे इफेक्टिवली सीखता है। यानी अगर इसके अंदर देखें तो यहाँ पर जो है एक बच्चा जो होता है वो इफेक्टिवली किन्हीं चीज़ों को सीख रहा होता है, ध्यान रख लेना। तो ये लर्निंग स्टाइल के अंदर आती है आपकी जो सीखने की शैली है उसमें। टाइप्स की बात करें तो ये बच्चे इसमें कौन से स्टाइल्स को सीख सकते हैं, तो विजुअल यानी कुछ चीज़ों को वीडियो के थ्रू देख के, इसके अलावा यहाँ पर ऑडिटोरी यानी कुछ चीज़ें सुन के, या फिर आपके काइनेथेटिक्स यानी आपके कुछ करके या उसकी गति से सीख सकते हैं, यानी किसी चीज़ को करके, डूइंग। ठीक है, लर्न बाय डूइंग के कंसेप्ट पर ये इस कार्य को सीख सकते हैं। तो ये आपके इसके अंदर आ जाते हैं लर्निंग स्टाइल के अंदर। अब बात करते हैं थर्ड जो कि आपका आता है मोटिवेशन, प्रेरणा। ये तो बहुत ज़्यादा जरूरी है, आपको पता है। तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन और एक होता है आपका एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होता है समझिए इसको। इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहते हैं जिसको आंतरिक प्रेरणा, यानी जो चीज़ वो अंदर से सीखता है, जो स्टूडेंट के इंटरेस्ट या जॉय से आ जाती है। ठीक है, ऐसी मोटिवेशन जो स्टूडेंट के किसी इंटरेस्ट या जॉय से आती है, जैसे सिर्फ नॉलेज पाने के लिए पढ़ना, यहाँ इसका एक बेस्ट टाइप है। अगर स्टूडेंट का उसमें इंटरेस्ट है, अगर वो सीख रहा है, उसके लिए उसका मोटिवेशन क्रिएट हो रहा है, तो वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन की कैटेगरी में आता है। ऐसे एक सेकंड आता है जिसका नाम है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, यानी बाहर से आने वाली जो है मोटिवेशन, जिसको जो रिवॉर्ड, ग्रेड या पनिशमेंट के डर से आती है। जैसे एग्जाम में गुड मार्क्स लाने के लिए इनको बाहर से, ग्रेड लाने के लिए देखो बाहर से जो इनको, जैसे उनको बोला गया है कि भाई अगर आप इसमें इतने परसेंटेज मार्क्स लाएंगे तो आपको ये चीज़ दी जाएगी, तो उसको लाने, उसके मतलब एक लालच के चक्कर में वो बाह्य प्रेरणा ले रहा है उस मोटिवेशन के लिए, तो इसको अपन यहाँ पर किसके अंदर रखते हैं, तो वो होता है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन के अंदर। अगर कोई स्टूडेंट विजुअली लर्नर है तो स्टूडेंट को डायग्राम, चार्ट और वीडियो का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, ध्यान रखना। विजुअल लर्नर मतलब ऐसे स्टूडेंट जो खाली किताबी चीज़ें या उनके नोट्स देकर नहीं पढ़ सकते हैं, उनको कुछ चीज़ें दिखाई जाए तो ज़्यादा समझाए, तो उसके लिए यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा छोटे बच्चे होते हैं वो कुछ कार्टून एनिमेशंस के थ्रू भी कुछ चीज़ें सीखते हैं, तो वो विजुअल लर्निंग की कैटेगरी में आती हैं। अब हम बात करते हैं सोशल एंड इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकते हैं, सामाजिक और भावनात्मक विशेषताएं क्या क्या हो सकती हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये विशेषताएं स्टूडेंट के सोशल इंटरेक्शन और इमोशनल मैच्योरिटी को भी बताती हैं। कौन सी, तो वो होती है सोशल एंड इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक। तो यहां पर अगर अपन बात करें तो इसमें पहला आता है जो कि है सोशल मैच्योरिटी क्या होता है, यानी जिसको सामाजिक परिपक्वता के नाम से जानते हैं। तो इसकी डेफिनेशन के अंदर देखिएगा, सोसाइटी के नॉर्म्स यानी जो भी मानदंड हैं उसकी वैल्यूज और उसके रूल्स को समझना और उनको फॉलो करना आपके किसके अंदर आ जाते हैं, तो ये आते हैं आपके सोशल मैच्योरिटी के अंदर, ध्यान रख लेना। सोशल एंड इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक अब मैं आपको समझा रहा हूं, जिसमें पहला सोशल मैच्योरिटी यानी सामाजिक परिपक्वता की बात कर रहे हैं हम। तो सोसाइटी के जो भी मानदंड बने हुए हैं उनके अंदर आपकी क्या वैल्यू है, उनके क्या रूल्स है, उनको समझना और उनको फॉलो करना आपकी सोशल मैच्योरिटी के अंदर, यानी जिस समाज के अंदर आप रह रहे हैं उस समाज के जो भी रूल्स कायदे बने हुए हैं आप अगर उनको फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे हैं या उनके हिसाब से चल रहे हैं, तो ये चीज आपकी इसके अंदर आ जाती है। इम्प्लीकेशंस की बात करें इसमें, तो टीचर को स्टूडेंट में कोऑपरेशन,
ठीक है। स्टूडेंट्स टीचर को स्टूडेंट में कोऑपरेशन यानी सहयोग करना चाहिए, उनके साथ कुछ चीज़ें शेयर करनी चाहिए, उनका रेस्पेक्ट करना चाहिए, जैसे सोशल स्किल डेवलप करने चाहिए, ठीक है। तो टीचर को, जैसे एक स्टूडेंट है तो उसका जो भी स्टूडेंट है उसको अपने टीचर की वैल्यू समझनी चाहिए, उनके साथ कुछ भी प्रॉब्लम आए तो शेयर करने लायक वो हो, ठीक है, और वो सहयोग की भावना उनके साथ, तो इस तरीके से उनके जो भी भाव है वो डेवलप कर सकते हैं यहाँ पर आपके। सेकंड बात करें इमोशनल स्टेबिलिटी। इस इमोशनल स्टेबिलिटी का मतलब होता है, जिसको भावनात्मक स्थिरता के नाम से जानते हैं, अपनी फीलिंग को कंट्रोल करने के लिए उन्हें अप्रोप्रिएट तरीके से एक्सप्रेस करने की जो एबिलिटी होती है उसे हम इमोशनल स्टेबिलिटी के नाम से जानते हैं। ध्यान रखना, अपनी जो भी फीलिंग्स है ना, उनके स्टूडेंट के माइंड में जो भी फीलिंग्स है तो उसको एक्सप्रेस यानी उसको व्यक्त करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए इन्हें अप्रोप्रिएट तरीके से एक्सप्रेस करने की एक जो एबिलिटी होती है उसको अपन इमोशनल स्टेबिलिटी के अंदर रखते हैं। ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा यहाँ पर अगला इम्प्लीफिकेशंस के अंदर, तो यहाँ पर इम्प्लीफिकेशंस क्या हो सकता है इसका, तो एडोलसेंस में इमोशनल इंस्टेबिलिटी जो है आपकी ज़्यादा होती है। टीचर को एम्पैथी दिखानी चाहिए और सेफ क्लासरूम एनवायरनमेंट भी इसके लिए बनाया जा सकता है। ध्यान रखिएगा। तो ये चीज़ आपके इसके अंदर आती है। तो जब भी कोई स्टूडेंट जो है अपने जो भी फीलिंग्स हैं, ठीक है, उनको कंट्रोल करना है और उनको अप्रोप्रिएट यानी कुछ स्पेशल वे में अगर उसको रिप्रेजेंट करता है तो उसके लिए हम यहाँ पर जो है यूज करते हैं इमोशनल स्टेबिलिटी। तो एक बार जितने भी कैंडिडेट हैं अभी तक जिनको यहाँ तक का कंसेप्ट अच्छा लगा है, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार अगर आप आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो आपको पूरी मैराथन दी जा रही है वो आपके एग्जाम के लेकर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाली है। तो चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ चुकी है। साथ ही साथ हम सभी का इसी प्रकार मोटिवेशन हम सब का भी बना रहे हैं और हम एक पॉजिटिव वे के साथ आगे बढ़ते रहें, इसके लिए एक छोटा सा काम करें सभी। जय माता दी का जयकारा सभी के सभी लगा दीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं और हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट कंसेप्ट को लेकर। नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट आता है जिसको बोलते हैं अपन पीयर ग्रुप इन्फ्लुएंस, यानी साथी समूह का क्या प्रभाव पड़ता है। तो टीनेज में फ्रेंड के ओपिनियन और बिहेवियर का स्टूडेंट पर स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट पड़ता है। यानी दो अलग अलग स्टूडेंट है या बहुत सारे मल्टीपल स्टूडेंट है, वे सभी आपस में, मान लो इनमें से ये 3 आपस में दोस्त हैं, तो किसी ने एक ने कहा कि भाई क्यों ना हम ऐसा करते हैं, तो इसका इफेक्ट इनके ऊपर अच्छे खासे तरीके से पड़ता है। तो ये चीज़ आपकी यहाँ पर आ जाती है पीयर ग्रुप ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर। ध्यान रखिएगा। इम्प्लीफिकेशंस की बात करें तो टीचर इस इन्फ्लुएंस का उपयोग पॉजिटिव बिहेवियर को एनकरेज करने के लिए कर सकता है, जैसे ग्रुप स्टडी को प्रमोट कर सकता है। अगर 3 या 4 दोस्तों का अच्छा ग्रुप है, वो हर चीज़ को अपने साथ में शेयर करते हैं, वो आपस में बैठ कर सॉल्व करते हैं, तो इसका यूज करके एक टीचर उनके बीच में जो है यहाँ पर आपके ग्रुप स्टडी को अच्छे से प्रमोट कर सकता है। उनको बोल सकता है कि आप चारों दोस्त मिलकर इस कंसेप्ट को अच्छे से याद कर ले, इसको अच्छे से आप समझ ले। तो यहाँ पर टीचर इस चीज़ का फायदा उठा के उनके अंदर अच्छी चीज़ जो है वहाँ पर डेवलप कर सकता है। अब देखिए आगे बात करते हैं। तो एक एग्जांपल दे रखा है, स्कूल काउंसलर स्टूडेंट को एंगर मैनेजमेंट यानी क्रोध प्रबंधन सिखाकर उसकी इमोशनल स्टेबिलिटी में क्या कर सकता है, उसको मदद कर सकता है। यानी उसको कह सकता है कि भाई यहाँ पर किसी चीज़ के ऊपर हमें धैर्य से यहाँ पर निर्णय लेना चाहिए, उसमें ऐसी स्थिति आती है तो उस समय आपको इस तरीके से डिसीजन लेना चाहिए जिससे आप उस प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं या उस प्रॉब्लम का सॉल्व आप कर सकते हैं। अब देखिए बात करते हैं इंडिविजुअली जो डिफरेंस होती है, व्यक्तिगत भिन्नताएं क्या हो सकती हैं। तो कोई भी 2 स्टूडेंट एक जैसे नहीं हो सकते, ये आप सभी को भी पता है। वे इंटेलिजेंट यानी बुद्धिमत्ता के आधार पर, एप्टीट्यूड यानी अभियोग्यता के आधार पर, पीस ऑफ लर्निंग यानी सीखने की कला और इंटरेस्ट में डिफरेंट हो सकते हैं। हर स्टूडेंट का इंटरेस्ट अलग होता है, हर स्टूडेंट के सीखने की शैली अलग होती है, उनकी सोचने की क्षमता अलग होती है। इंटेलिजेंसी के अंदर मैंने आपको बताया यहाँ पर, यह फैक्ट टीचिंग में सबसे इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं सबसे पहले एप्टीट्यूड के अंदर क्या आ सकते हैं। तो देखिए किसी स्पेसिफिक फील्ड में सक्सेसफुल परफॉर्म करने की जो नेचुरल एबिलिटी होती है, स्वाभाविक क्षमता होती है, जैसे मैथ्स एप्टीट्यूड या म्यूजिकल एप्टीट्यूड की बात कर सकते हैं। कोई बच्चे बहुत अच्छा गा सकते हैं, कोई बच्चों को गाना बिल्कुल भी नहीं आता, कुछ बच्चे हम कह सकते हैं कि मीडियम लेवल में देखा जाए तो कुछ एक थोड़े बहुत अच्छे गा सकते हैं, लेकिन किसी गाने को कंटिन्यूसली अच्छे से नहीं गा सकते हैं। तो उनके अंदर इस प्रकार की एबिलिटी भी आप देख सकते हैं। पेस ऑफ लर्निंग की बात करें तो जिस स्पीड से स्टूडेंट नई इंफॉर्मेशन को ग्रैप्स यानी समझता है, कुछ स्लो लर्नर होते हैं तो कुछ फास्ट लर्नर। अब टीचर जब पढ़ा रहा होता है तो कुछ स्टूडेंट बहुत ही ध्यान से उनको समझ के एक ही बारे में उसको समझ जाता है, याद कर लेते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ स्टूडेंट कुछ स्लो लर्नर जो होता है उसके अंदर क्या होता है कि वो एक बार में उन चीज़ों को नहीं समझते, 2 या 3 बार पढ़ाने के बाद में वो उन चीज़ों को धीरे धीरे समझ पाते हैं। अब हम बात करते हैं डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शन की यानी विभेदित शिक्षण के बारे में। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए टीचिंग मेथड
कंटेंट और असेसमेंट को एडजस्ट किया जाता है यहाँ पर आपके, ठीक है। इंडिविजुअली जो भी डिफरेंस होते हैं ना, इंडिविजुअल डिफरेंस का मतलब क्या है, जितने स्टूडेंट आपके सामने बैठे हैं उनकी जो अलग अलग भिन्नता है उनको अपन यहाँ पर क्या कहते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंस के नाम से है। तो उनको ध्यान में रखते हुए आपका जो भी टीचिंग मेथड है, आपका जो भी कंटेंट है और असेसमेंट है, उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। ध्यान रख लेना भाई, आपको ये लगता है कि आपकी क्लास के अंदर मोस्ट ऑफ जो स्टूडेंट है वो स्लो लर्नर है, तो आपका टारगेट पहले था कि भाई मैं यहाँ पर जा रहा हूँ तो एक चैप्टर को आज के 45 मिनट के अंदर पढ़ाने की कोशिश करूंगा। अब आपको पता है वहाँ स्लो लर्नर है, सीधी बात है, एक चैप्टर पूरा एक दिन में आप नहीं पढ़ा पाएंगे, तो फिर आप उसको फ्लेक्सिबल बना के अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं, या उनके अंदर कुछ अच्छे एग्जाम्पल भी ऐड कर सकते हैं। अब बात करते हैं इम्प्लीफिकेशन ऑफ टीचर, यानी शिक्षक के लिए निहितार्थ क्या हो सकते हैं। टीचर को यूनिफॉर्म टीचिंग मेथड का उपयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। टीचर को यूनिफॉर्म टीचिंग मेथड का उपयोग नहीं करना चाहिए। उन्हें डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शन का उपयोग करके स्लो लर्नर को एक्स्ट्रा सपोर्ट देना चाहिए, और गिफ्टेड स्टूडेंट को एडवांस टास्क देने चाहिए। गिफ्टेड स्टूडेंट कौन होते हैं, जो शुरुआती से गॉड गिफ्टेड होते हैं, कह सकते हैं कि जो होशियार और बहुत ज़्यादा तेज बुद्धिमान बच्चे होते हैं, उनके लिए आप कह सकते हैं कि भाई आपने एक टॉपिक पढ़ा थे, उनके बाद उनको कुछ चैलेंजिंग टास्क दे दीजिए तो वो करेंगे ना, तब तक आप क्या कर सकते हैं, जो बच्चे धीरे सीखते हैं, स्लो लर्नर होते हैं, उनके लिए आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शंस का, यानी उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्पल या कुछ एक्स्ट्रा कंसेप्ट को यूज करते हुए उनको आप अच्छे से समझा सकते हैं। ओके, तो ये चीजें आपकी इसके अंदर आ जाती हैं। अब इसके आ चुके हैं इंपोर्टेंट एमसीक्यूज, तो अच्छे से समझ लीजिएगा। पहला प्रश्न है आपका, किशोरावस्था यानी एडोलसेंस के शिक्षार्थी यानी लर्नर की मुख्य पहचान या विशेषता क्या होती है। तो इसके अंदर ध्यान रखिएगा इनकी जो मुख्य पहचान क्या होती है। तो देखो, पहला तेज शारीरिक विकास, यानी वो बहुत ज़्यादा फास्ट सीखते हैं। क्या किशोरावस्था के जो बच्चे होते हैं, तो ये चीज़ फास्ट ग्रेड जो होती है वो सबसे छोटे वाले बच्चों के अंदर होती है, बाल्यावस्था के अंदर। अगला, मजबूत स्मृति और सीमित जो वर्क होता है, तो ये चीज़ भी आपके इसके अंदर नहीं। थर्ड की बात करें यहाँ पर हम, जो कि आपके ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम्स को, यानी आइडेंटिफाई क्राइसिस एंड इमोशनल इंस्टेबिलिटी इनके अंदर पाई जाती हैं। किन के अंदर, तो वो होते हैं एडोलसेंस के अंदर, ध्यान रखना, ठीक है। ये मोस्टली आपके 13 से 18 यानी 12 प्लस से लेकर 18 साल तक के युवा जो है वो इसके अंदर आपके इसके अंदर हो सकते हैं। सेकंड की बात करें, जब एक शिक्षार्थी यानी जब एक लर्नर किसी विषय को केवल अपनी रुचि या ज्ञान की खुशी यानी जॉय ऑफ नॉलेज के लिए सीखता है, तो यहां किस प्रकार का मोटिवेशन माना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो होता है वो आपके क्या होता है, वो होता है इंट्रिंसिक मोटिवेशन, जो कि उसके अंदर से आता है। तो ये इंट्रिंसिक होता है, बाह्य चीजों को देके जब वो किसी चीज को लेकर यहाँ पर मोटिवेशन लेता है, तो उसको अपन यहाँ पर क्या कहते हैं, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन के नाम से जानते हैं। थर्ड की क्वेश्चंस की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन से आपका इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी आपके व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए एक स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, तो यहाँ पर इसके अंदर उत्तर होगा आपका, देखो पहला, सभी के लिए एक ही शिक्षण पद्धति का प्रयोग करना चाहिए। ये तो चीज़ इसमें नहीं आएगी क्योंकि स्टूडेंट अलग अलग होते हैं। बी, केवल तेज सीखने वाले बच्चों पर, इससे तो फिर आपके स्लो लर्नर पीछे रह जाएंगे, ये भी नहीं होगा। सीधे को पाठ्यक्रम के लिए आपके उपेक्षा करना यानी नेग्लेक्टिंग द करिकुलम, उसको नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो ये भी गलत है। अगला, विभेदित यानी डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शन का आप उपयोग कर सकते हैं इंडिविजुअल डिफरेंशिएशन में। इसका मतलब है कि अलग अलग बच्चों के लिए आप अलग अलग टाइप का करिकुलम सेट कर सकते हैं, तो ये चीज आपके इसके अंदर आ जाती है। चौथे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। शिक्षण में प्रायर नॉलेज का मतलब परीक्षण करना और क्यों महत्वपूर्ण है। प्रायर नॉलेज का अगर आप परीक्षण करेंगे तभी तो आप पाएंगे ना कि भाई बच्चों को क्या क्या चीजें ऑलरेडी इनके बारे में पता है, यानी नॉन टू अननोन जिसको कहा जाता है, तो ये चीज आपके किसके अंदर आ जाती है, तो ये आ जाती है प्रायर नॉलेज के अंदर। ध्यान रखना, तो प्रायर जो नॉलेज होता है वो आपको यही चीज समझाता है कि किस प्रकार से आप इन प्रायर नॉलेज का यूज करेंगे, तो पता चल जाएगा कि आपको कि कौन से बच्चे पहले से उन चीजों को सीख चुके हैं। तो यहां पर ये कंसेप्ट आपके इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। अगला देखिए, अगला आता है यहां पर आपका पांचवा प्रश्न है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक लर्निंग स्टाइल यानी सीखने की जो शैली होती है उससे संबंधित नहीं है। इनमें से कौन सी एक जो है इनकी सीखने की शैली से संबंधित नहीं है, उसको लेकर हम बात कर रहे हैं। समझिए इसको भी। ये प्रश्न कई बार आपके परीक्षाओं में आ चुका है, ठीक है। लर्निंग स्टाइल से संबंधित इनमें से कौन सा ऑप्शन नहीं है। पहला, विजुअल लर्निंग, विजुअल मतलब जिसमें बच्चे वीडियो या कुछ एनिमेशंस के थ्रू सीखते हैं, ये तो आता है आपका।
सेकंड की अगर मैं बात करूं जो कि होता है ऑडिटरी लर्नर, यानी जिसको श्रवण साक्षार्थी कहते हैं। कुछ बच्चे जो अंधे होते हैं तो वो कुछ चीजों को सुन के सीख सकते हैं, तो ये भी चीज इसके अंदर आती है। सी की बात करें जो कि आपके आती है काइनेथिस्टिक लर्नर, यानी जो कि आपकी गति आधारित होती है, ये डायनेमिक बेसिस पर भी काम करती है, तो ये सही है। अगला आता है इग्नोरेंट लर्नर, तो ये चीज आपकी इसके अंदर नहीं आती, तो डी वाला ऑप्शन आपका इसके अंदर सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने है छठा, प्रौढ़ अवस्था यानी अडल्टहुड के शिक्षार्थियों की शिक्षा को किस शब्द से बेहतर रूप में वर्णित किया जा सकता है। तो इनके लिए आप किसका प्रयोग करते हैं, इनके लिए अपन एंड्रागोजी की बात करते हैं। प्रौढ़ शिक्षा शास्त्र यानी पेडागोजी बच्चों को पढ़ाने की कला, जबकि एंड्रागोजी अडल्ट लर्नर की पढ़ने की कला है, जहां लर्निंग सेल्फ डायरेक्टेड यानी वो खुद सीखते हैं और प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो बेस्ड होती है। तो यहां पर आपका ये चैप्टर नंबर 2 जो है वो क्लियर हो चुका है। उम्मीद करता हूं अब तक की जर्नी आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रही है, अच्छे से समझाने की कोशिश आपको की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम चैप्टर नंबर 3 की ओर।